हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर क्लास 12th केमिस्ट्री की क्रैश कोर्स का सीजन चल रहा है और जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर कल कंप्लीट कर लिया था। आज ये सेकेंड लेक्चर है। यदि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ पर जा कर के फर्स्ट जो लेक्चर है उसको आप अटेंड कीजिएगा। इस लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँ कि पिछले जो हम लोग का लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने इन 7 टॉपिक्स के बारे में बड़े अच्छे से चर्चा किया था। अभी के इस वीडियो में हम लोग इन 5 टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी का लेक्चर, जो है हमारा इकाई सेल या फिर क्रिस्टल तंत्र। तो स्टूडेंट्स, इकाई सेल या क्रिस्टल तंत्र जिसका नाम है, इसकी मूल रूप से जो संख्या है ये 7 है। आपको याद रखना होगा मूल क्रिस्टल तंत्र। क्वेश्चन बनता है कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है, तो आप याद रखिएगा 7। वो 7 के जो नाम है आप ट्रिक वाइज याद कर सकते हैं। उसके लिए आप याद कर लिए वर्ड C2 हर MCTC, C2 हर MCTC। मैं इसके नाम इंग्लिश में ही बोलूँगा क्योंकि हिंदी में नाम बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न टाइप का पैदा कर देता है। विषम लंबाक्ष, एकंताक्ष, त्रिंताक्ष, ऐसा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन अगर आप इंग्लिश में याद कर लेंगे स्पेलिंग के अकॉर्डिंग तो आपका एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर होता है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन देख करके उसका आंसर लिख सकते हैं। वैसे बेसिकली बोर्ड के एग्ज़ाम में केवल ये क्यूबिक वाला ही आया था। तो मैं आपको नाम बताना चाहूँ कि जो इकाई सेल या मूल क्रिस्टल तंत्र है जिसमें से पहला है C, इसका नाम होता है क्यूबिक यूनिट सेल। इकाई सेल को इंग्लिश में यूनिट सेल बोलते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये पहला है आपका क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड है आपका टेट्रागोनल। थर्ड है आपका ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ है आपका हेक्सागोनल। फिफ्थ रोम्बोहेड्रल। MC मोनोक्लिनिक और TC ट्राइक्लिनिक। ये आप याद रखिएगा, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अगर आप इन सभी के नाम याद नहीं भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्यूबिक का याद ना रखें। क्यूबिक जो है इसका हिंदी नाम होता है घनीय इकाई सेल। एक और चीज़, ये जो आपको 7 क्रिस्टल तंत्र जो है आपको दिख रहे हैं, इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, वो भी याद रखिए। आप एक नंबर याद कर लिए डायरेक्ट, 324 11 21। 324 11 21। क्यूबिक जो होता है, क्यूबिक यूनिट सेल 3 प्रकार का होता है, टेट्रागोनल 2 प्रकार का, ऑर्थोरोम्बिक 4, और ऐसे करके आप समझिएगा। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा क्रिस्टल तंत्र, किस क्रिस्टल तंत्र के सबसे अधिक प्रकार होते हैं, तो आप याद रखिएगा ऑर्थोरोम्बिक। पिछली बार ही बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बनाया है कि घनाकार क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखिए घनाकार यानी घनीय, क्यूबिक, इंग्लिश में क्यूबिक ही लिखा हुआ था। घनीय इकाई सेल, घनीय क्रिस्टल तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 आपको याद रखना हो। और ऐसे भी हमारे सिलेबस में केवल घनीय इकाई सेल ही है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा घनीय इकाई सेल। इससे पहले जब आप इन सभी नंबर को जोड़ेंगे तो आपको टोटल मिलेंगे 14 नंबर। इन 14 जो नंबर है इनको कहा जाता है ब्रेवेस जालक। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर साल पूछे जाने की संभावना होती है, पर कभी कभी पूछ देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ब्रेवेस जालकों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलिएगा 14। और अगर पूछा जाए मूल क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, 7। और घनाकार या घनीय क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं, तो 3। आप ऐसे लाइन वाइज याद करिएगा। मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो घनीय क्रिस्टल तंत्र होता है, घनीय इकाई सेल, ये होता है आपका 3 प्रकार का। घनीय इकाई सेल जो है आपका 3 प्रकार का होता है। स्पेशली ये घनीय इकाई सेल, इसका आप इसको स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए। आप घन जैसे बनाते हैं बना लीजिए, एक डब्बा, उसके नीचे एक और उसके बाद कॉर्नर को जोड़ दीजिए। जैसे ये कॉर्नर बना, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, ये आपका बन गया घन। तो ये है आपका घनीय इकाई सेल। इसके बारे में कुछ आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ये जो घनीय इकाई सेल है या जो घन है, इसमें किसे कहा जाता है कोर, किसे कहा जाता है किनारा, किसे कहा जाता है फलक,
किसे कहा जाता है केंद्र, ये सब आपके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो आपको लाइंस दिख रहे हैं ये, इसे कहा जाता है कोर या फिर किनारा। इनकी कुल संख्या होती है 12। कोर या किनारा जो है इनकी कुल संख्या होती है 12। आप आराम से बैठ के गिनिएगा। ये जो आपको लाइन दिख रहे हैं ये टोटल 12 होते हैं। आपको दिख रहे होंगे 4 इधर 4 ऊपर और 2 इधर और 2 उधर, तो 4 4 8 2 10 2 12। 12 लाइन है मतलब 12 किनारे हैं। उसका आता है कोना, कॉर्नर, तो आपको दिखेगा ये एक कोना इधर, एक इधर, एक इधर, इधर, 4 नीचे और 4 ऊपर। तो टोटल जो आपके कोण हैं वो कोनों की संख्या हो गई आपकी 8। फलक, फलक का मतलब होता है दीवार। जैसे आप जिस रूम में अभी बैठे हैं वो आपको 4 दीवार दिख रहा होगा आसपास। वो 4 दीवार के अलावा एक नीचे आपका फ्लोर होगा, फर्श, और एक होगा आपका छत। तो ये आपके फलक हो गए। आपका घर, आपका जो रूम है वो भी एक घन ही है जिसमें 4 कॉर्नर नीचे और 4 कॉर्नर ऊपर हैं, वो आपके कोने हो गए। उसके अलावा जो दीवार है आपका वो आपका फलक है। तो टोटल फलक की संख्या याद रखिएगा आप, ये होते हैं आपके 6। ये आपको नॉलेज होना चाहिए। एक और लास्ट बात कि जो इकाई सेल है उस इकाई सेल में क्या होता है, परमाणु जो होता है उसमें व्यवस्थित होता है। तो जब कोई परमाणु किनारे पर व्यवस्थित होता है, उपस्थित होता है, तो आखिर वह क्या संपूर्ण रूप से ऊपर उपस्थित है या फिर उसका कुछ भाग अंदर उपस्थित है और कुछ भाग बाहर है, तो वो आपको याद रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। यदि कोई कण, कोई भी परमाणु, कोई भी अणु अगर मान लीजिए वो घन के कोने पर उपस्थित है, कोना मतलब मैंने आपको बताया ये, अगर कोई परमाणु घन के कोने पर उपस्थित है, ये जो आपको दिख रहे हैं कोने हैं, अगर इस पर उपस्थित है तो आप याद रखिएगा वो प्योर पूरा 100% उस कोने पर उपस्थित नहीं रहता, बल्कि 1/8वां भाग ही वो उपस्थित होता है। मतलब कोनों पर जो परमाणु होता है वो 1/8वां भाग उपस्थित होता है। ये आपको याद करना होगा, 1/8वां भाग। जी हाँ, ये अगर ऑफलाइन होता तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता था। ऑनलाइन में मैं कोशिश करता हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए आप जो रूम है आपका, मान लीजिए इस रूम के बगल में भी कोई रूम है, और मतलब 4 रूम है नीचे, 4 रूम है ऊपर। अगर मान लीजिए अभी आप एक कोना जो आपका रूम होगा, आप देखिएगा उस कोने पे अगर एक परमाणु को बैठाना चाहें तो वो जो परमाणु है 4 भाग नीचे बढ़ जाता है और 4 भाग ऊपर बढ़ जाता है। तो टोटल वो 8 भाग में बढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है क्या कि यदि कोई परमाणु कोने पर उपस्थित होता है तो वो पूरा नहीं बैठा होता है, बल्कि अपना 1/8वां भाग बैठा होता है। सेकंड आता है आपका किनारा। अगर किनारे पर कोई परमाणु बैठा रहो, उपस्थित हो किनारे पर, तो आपको दिखेगा ये 4 भाग में बढ़ जाता है। जैसे आपका ये जो दीवार है, जो भी हो आपका घर, उस दीवार के कोने पर यदि आप परमाणु बैठाते हैं तो 2 भाग उसका अंदर और 2 भाग उसका बाहर जाता है। तो टोटल 4 भाग में वो बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि यदि किनारे पर कोई परमाणु उपस्थित होगा तो वो संपूर्ण रूप से नहीं, बल्कि 1/4वां भाग उपस्थित होता है। अब बात आता है फलक। फलक मतलब दीवार। अगर दीवार पर कोई परमाणु बैठा हो तो आधा इधर और आधा दूसरे साइड रहेगा, मतलब 2 भागों में बढ़ गया। मतलब 1/2 भाग ही फलक पर जो है आपका परमाणु उपस्थित होता है। और लास्ट ये जो होता है बीच का केंद्र। हर एक चीज़ का एक केंद्र है, चाहे रूम हो या फिर कोई गोला हो, हर एक चीज़ का केंद्र है। तो अगर मान लीजिए घन के केंद्र पर कोई परमाणु उपस्थित हो तो वो बटेगा ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए पंखा को बीचों बीच अगर मान लीजिए नीचे हम लोग अगर कोई परमाणु को रख दें तो वो कहीं भी नहीं बटेगा। मतलब केंद्र पर, परमाणु के केंद्र पर बीचों बीच, वहाँ पर परमाणु जो है पूरा 1 भाग उपस्थित होता है। तो ये आपको याद रखने होंगे। यदि आपको मेरे बोली हुई बात समझ नहीं आई हो तो आप वीडियो को पीछे कीजिए और फिर ध्यान से समझिए। तो अब हम बात करेंगे घनीय इकाई सेल के जो 3 प्रकार हैं उसके बारे में। घनीय इकाई सेल जो है आपका जो 3 प्रकार का होता है उसके नाम है आपके SCC, BCC और FCC। हिंदी में सरल घनीय इकाई सेल, अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल और फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल होता है। मैंने 3 घन बना लिए हैं क्योंकि तीनों घनीय इकाई सेल का ही प्रकार है, पर तीनों में कुछ अंतर है। बहुत आसान सा अंतर है, आपको पता ही होगा, आपने पढ़ाई किया ही है, ये तो क्रैश कोर्स है। होता क्या है इसमें, मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, सरल घनीय इकाई सेल में जो अवयवी कण होता है, परमाणु अणु, वो जो है घन के कोनों पर उपस्थित होता है। अभी मैंने आपको बताया कि इसे कोना कहा जाता है, कोना। तो ये घन के कोनों पर परमाणु उपस्थित होता है सरल घनीय इकाई सेल में। BCC अंतः केंद्रित घनीय इकाई सेल में अवयवी कण कोनों पर तो उपस्थित होता ही है, मगर कोनों के अलावा
अंतः केंद्र मतलब बीचों बीच सेंटर, इस पर भी उपस्थित होता है हमारा एक परमाणु। फलक केंद्रीय घन इकाई सेल में कोनों पर उपस्थित होता है, और इसके अलावा फलक के केंद्र पर, फलक मतलब मैंने भी बताया आपका जो भी रूम है जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वो दीवार आपका फलक है और वो रूम आपका घन है। तो हर एक दीवार पर एकक बैठेगा तो 6 जगह बैठेगा। तो ये आपका मान लेते हैं एक परमाणु यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा, एक यहाँ बैठा और एक यहाँ बैठा, 4 जगह बैठ गया। इस साइड वाला मैं दिखा सकता हूँ पर उस साइड वाला दिखा नहीं सकता 3D में, तो मैं यहीं पर 2 दिखा रहा हूँ। ये आपका अंतः केंद्र पर नहीं है, ये मत समझिएगा कि अंतः केंद्र पर है। फलक केंद्रीय घन इकाई सेल में अंतः केंद्र पर परमाणु उपस्थित नहीं होता, फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है, और BCC में अंतः केंद्र पर उपस्थित होता है। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट हो गए। सेकेंड बात आता है सरल घनी इकाई सेल जो होता है, इसमें देखने से आपको लग रहा होगा कि 8 कोने पर 8 परमाणु है तो इसमें 8 परमाणु का योगदान होगा, मगर ऐसा नहीं है। इसमें केवल 1 परमाणु का योगदान होता है, केवल 1 परमाणु का योगदान। जी हाँ, वो कैसे देखिए, सरल घनी इकाई सेल हो, इसमें टोटल कोने हैं 8, कुल कोने हैं 8 कोने, और हर एक कोने पर परमाणु है। पर अभी मैंने आपको बताया यहाँ लिख के थोड़ी देर पहले कि परमाणु अगर कोनों पर उपस्थित हो तो वो पूर्ण रूप से पूरा भाग उपस्थित नहीं होता, उसका 1/8वां भाग उपस्थित होता है। मतलब 8 कोने में 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 भाग उपस्थित होगा, और जब सबको जोड़ा जाएगा तो 1 भाग निकलेगा, मतलब गुना 1/8। 8 कोनों पर 8 परमाणु उपस्थित है, लेकिन परमाणु 1/8वां भाग ही उपस्थित होता है वहाँ। तो ये जब कटेगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1। तो याद रखिएगा 1 परमाणु का योगदान होता है किसमें, SCC में। सेकंड आता है BCC। तो BCC में देखिए 8 कोनों पर 8 परमाणु हैं, तो 8 कोनों पर 8 परमाणु 1/8वां भाग प्लस 1 परमाणु अंतः केंद्र पर है। और आपको पता है, अभी बताया है मैंने थोड़ी देर पहले ही, कि अंतः केंद्र पर यदि कोई परमाणु उपस्थित हो तो वो पूर्ण रूप से 1 भाग उसका उपस्थित होता है, तो ये 1। तो जब ये कटेगा तो इसका आंसर आएगा 1 और ये 1, ये दोनों जब जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2। तो मतलब BCC में कितने परमाणु का योगदान होता है, आप याद रखिएगा 2 परमाणु का योगदान होता है। फिर आता है FCC। FCC में आपको दिखेंगे कोनों पर तो 8 परमाणु हैं, मतलब 8 गुना 1/8 प्लस 6 जो आपके फलक है उस फलक पर परमाणु है। और आपको पता है फलक जो है उस पर परमाणु 1/2 भाग उपस्थित होता है। मतलब अगर 6 फलक हैं और हर एक फलक पर 1/2 भाग उपस्थित है तो 6 भाग के लिए निकल जाएगा, 6 से गुना करने पर। इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 है तो 1 आ जाएगा, प्लस ये होगा 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 3 और 1 जोड़ने पर आ जाएगा 4। मतलब 4 परमाणु का योगदान होता है किसमें, FCC में। क्वेश्चन बनता है SCC में कुल परमाणुओं की संख्या 1, BCC में परमाणुओं की संख्या 2 और FCC में Z। परमाणु की संख्या को जब भी पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा आपको वो Z से दर्शाएगा, Z। परमाणु की संख्या को Z से दर्शाया जाएगा। ये सेकंड पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट आता है समन्वय संख्या। आपको याद रखना होगा SCC जो है इकाई सेल, इसकी समन्वय संख्या होती है 6, BCC की समन्वय संख्या होती है 8 और आपके FCC की समन्वय संख्या होती है, अब तक तो आप लोगों ने बोल भी लिया होगा, 12। BCC की समन्वय संख्या होती है आपके 12। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, SCC में जो ये परमाणु हैं इनके द्वारा जो घेरा गया कुल स्थान है वो मात्र होता है 52%। इसे कहा जाता है इसकी संकुलन क्षमता, ये आपने पढ़ा होगा। तो SCC की संकुलन क्षमता होती है कितनी, 52%। संकुलन क्षमता एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए आप मिठाई लेने जाते हैं तो जब उसमें मिठाई भर दिया जाता है पूरा, फिर भी उस मिठाई के बीच बीच में खाली स्थान बचा होता है ना, तो वो खाली स्थान वो आपको याद रखना है। वो भी जैसे भरा हुआ स्थान और खाली स्थान, तो जैसे वो भरा हुआ स्थान है आप बोल सकते हैं उसकी संकुलन क्षमता 52%, और जो खाली स्थान हुआ तो वो कितना हो जाएगा आपका 48% स्थान क्या हो जाता है आपका उसका खाली। आप संकुलन क्षमता याद रखिए, खाली स्थान आप 100 में से घटा के भी बता सकते हैं। BCC की संकुलन क्षमता आपको याद रखनी है 68%। BCC की संकुलन क्षमता होती है कितनी, 68%। तो इसका खाली जगह कितना हो जाएगा 32%, इसका भाग क्या होता है खाली होता है।
ऐसे ही FCC की सबसे ज़्यादा होती है संकुलन क्षमता 74%, और खाली जगह 74, तो खाली जगह होगा आपका 26%। क्या हो जाता है इसका खाली जगह। लास्ट पॉइंट, ये जो है SCC न्यूमेरिकल इस बार और पिछले बार 2 साल से पूछा जा रहा है BCC को लेकर, उसके कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध के आधार पर। ये जो आपका कोर की लंबाई है, कोर की लंबाई मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन, इसकी लंबाई, इसको दर्शाया जाता है A से, और ये जो आप परमाणु बैठाए हैं इसकी त्रिज्या को दर्शाया जाता है R से। तो SCC में कोर की लंबाई और त्रिज्या में जो संबंध होता है वो होता है A बराबर 2R। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, A बराबर 2R। A क्या है आपका कोर की लंबाई, और R बराबर है क्या आपका परमाणु त्रिज्या। क्वेश्चन BC से आया हुआ है 2 साल। आप SCC का भी याद रखिएगा कि SCC में कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध होता है A = 2R। BCC में संबंध होता है कोर की लंबाई और त्रिज्या में √2A बराबर 4R, सॉरी √3A बराबर 4R BCC, और FCC का होता है आपका √2A बराबर 4R। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसके 5 पॉइंट हैं आपका, मैं एक बार रिपीट कर दूं। सबसे पहला कि SCC में अवयवी कण होता है परमाणु केवल घन के कोनों पर उपस्थित होता है। दूसरा, SCC के निर्माण में केवल एक परमाणु का योगदान होता है। तीसरा, SCC की समन्वय संख्या 6 होती है। चौथा, SCC की संकुलन क्षमता 52%, खाली स्थान 48%, और लास्ट, कोर की लंबाई और त्रिज्या में संबंध होता है A बराबर 2R। ऐसा ही FCC और BCC और FCC का है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है ब्रैग समीकरण। ब्रैग समीकरण, बस आपको समीकरण याद करना है। ब्रैग समीकरण का मान जो है आपका याद रखिएगा n लैम्डा बराबर 2D साइन थीटा होता है। साइन और कॉस में कंफ्यूजन हो जाता है, आप याद रखिएगा n लैम्डा = 2D साइन थीटा होता है। ये ब्रैग समीकरण, बस इतना काफ़ी है नॉलेज। एवोगैड्रो संख्या है तो 9th के वाले बच्चों को भी पता होता है 6.022 × 10⁻23, बस इतना याद रखना है आपको। आप इतना भी याद रखिएगा 6 × 10⁻23, पावर हमेशा प्लस में रहेगा, ये आपको याद रखिएगा एवोगैड्रो संख्या में। फिर आता है आपका एक बोर मैग्नेटन। ये जो एक बोर मैग्नेटन है इसका मान भी आप याद रखिएगा, जो आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है 9.27 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये है -24, एवोगैड्रो नंबर प्लस में, जबकि एक बोर मैग्नेटन का मान माइनस। इतना याद करने के बाद अभी की इस लेक्चर का हमारा लास्ट टॉपिक है रिक्तियाँ। ये क्या होती है देखिए, जैसे जब मान लेते हैं क्रिस्टल में, जैसे अगर परमाणु भरे हुए हैं, ये परमाणु जब यहाँ पे रखे हुए हैं, तो परमाणु रखे होने के बाद बीच बीच में कहीं ना कहीं खाली स्थान छूट जाता है। इन खाली स्थानों को कहा जाता है रिक्तियाँ या फिर वाइड। अभी हमको पढ़ना है 2 रिक्तियों के बारे में। एक है हमारा चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति। आप याद रखिएगा चतुष्फल की जो रिक्ति होता है ये हमारा 4 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चतुष्फल की रिक्तियों में 4 परमाणु मिलकर बने होते हैं। मतलब जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ये है एक परमाणु, एक दूसरा परमाणु और ये तीसरा परमाणु, तो ये बीच में खाली जगह है, इसके ऊपर से भी एक परमाणु बैठा होगा। तो जब आप नीचे से देखें एग्जाम्पल के लिए 1, 2 और 3 परमाणु व्यवस्थित हैं, उसके ऊपर से एक परमाणु, तो 4 परमाणु हो गया। इसका जब आप नीचे से देखिएगा तो आपको एक खाली जगह मिलेगा, होल, छिद्र, वो आपका कहलाएगा चतुष्फल की रिक्तियाँ। इस प्रकार चतुष्फल की रिक्तियाँ जो है वो 4 परमाणुओं से मिलकर बनी होती है। फिर आता है आपका अष्टफल की, कंफ्यूज मत होइएगा, अष्ट से 8 आता है दिमाग में, परंतु 6 परमाणु से ही ये मिलकर बना हुआ होता है। अष्टफल की रिक्तियाँ जो है 6 परमाणु से मिलकर बनी होती है, 3 उसके ऊपर 3 और फिर नीचे से देखने पर
जो छिद्र बनता है वो आपका होता है अष्टफल की रिक्तियाँ। सेकेंड चीज़ आता है चतुष्फल की रिक्तियाँ की संख्या निकालने वाला क्वेश्चन। तो आप याद रखिएगा इसका फॉर्मूला, चतुष्फल की रिक्तियाँ जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 2z, जहाँ z क्या है आपका, जहाँ z बराबर परमाणु की संख्या 2z, ये आपको याद रखना होगा। चतुष्फल की रिक्तियाँ बराबर 2z। माफ़ कीजिएगा, मेरा वीडियो जो है स्टॉप हो गया था क्योंकि स्टोरेज कम है, स्पेस कम होने के कारण। मैं आपको फिर से बताता हूँ, चतुष्फल की रिक्तियाँ निकालने के लिए फॉर्मूला है 2z। z मतलब क्या, परमाणु की संख्या। यदि आपको कोई क्रिस्टल दे दिया जाए और बताया जाए कि वो SCC में है, BCC में है या FCC में है, तो आप उसकी परमाणु संख्या निकाल लीजिए, याद कर लीजिए और उसको डबल कर दीजिए, आपको चतुष्फल की रिक्तियाँ निकल जाएगी। जैसे अगर मैं बोलूँ FCC में अगर आपको पूछा जाए कि चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी, तो आपने अभी जाना कि FCC के निर्माण में 4 परमाणु का योगदान होता है, तो चतुष्फल की रिक्तियाँ कितनी हो जाएंगी, 8, डबल। अगर मान लीजिए अब बोल दिया जाए कि कोई क्रिस्टल जिसमें 6 परमाणु हैं तो उसमें बनने वाले चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या कर दीजिएगा, उसका डबल, 6 का डबल कितना, 12। ऐसे ही अष्टफल की रिक्तियाँ, इसके निर्माण में 6 परमाणु का योगदान होता है और इसका फॉर्मूला निकालना हो तो केवल आप z रहने दीजिए, मतलब जितनी परमाणु की संख्या होगी उतना ही उसमें अष्टफल की रिक्तियों की संख्या होगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ऐसे ही हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे और चैप्टर फर्स्ट सेकंड करते करते एक समय ऐसा आएगा जब हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आप कम समय में केमिस्ट्री की बेहतर तैयारी इस चैनल के माध्यम से कर पाएंगे। धन्यवाद।